अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर सेकंड एटम की साख्त के तमहीद फ़िक्री और तफसीली और तहकीकी सवालात करेंगे। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ और फाइव करेंगे। तो पहला आपके पास क्वेश्चन है, पहले शेल से दूसरे शेल में जाने से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्यों बढ़ जाती है। इसको मैंने रीज़न क्वेश्चन नंबर 5 में डिटेल से समझाई थी, फिर भी मैं एक दफ़ा दोबारा आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये अगर हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, एक एटम है, इसका ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है, और इसके गिर्द आपके पास होते हैं शेल्स। ठीक है, इसके गिर्द होते हैं शेल्स। अब शेल्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो मदारों में या शेल्स में क्या कार्ड होते हैं, एक सर्कुलर रास्ते में जो है मोशन कार्ड होते हैं। अब जो पहला शेल है, अगर इसकी एग्जांपल देखें तो ये न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होता है। तो न्यूक्लियस के अगर बिल्कुल करीब है तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, और बाहर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्जेस हैं। तो जो न्यूक्लियस है इसको स्ट्रांगली जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वैसे भी न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होती है, जिस वजह से इसको बड़ी मजबूती से थामे रखता है, इसको बाहर नहीं निकलने देता है। ठीक है, अब अगर ये इसको बाहर नहीं निकलने देता, इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ जंप करना है, तो इसके लिए भी इसको क्या करना पड़ता है, इसको बाहर से एनर्जी लेनी पड़ती है। उसके मैंने 3 तरीके आप लोगों को बताए थे क्वेश्चन नंबर 5 में। एक तरीका मैंने आपको बताया था कि आप क्या हो सकता है कि लाइट आपके पास एनर्जी के फोटोन्स हैं, ठीक है, एनर्जी के पैकेट्स हैं। तो लाइट एनर्जी जब इस पे पड़ती है, इलेक्ट्रॉन्स पे पड़ती है, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, इनमें इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ने की वजह से एक मदार से या एक शेल से दूसरे शेल में चले जाते हैं। एक मैंने ये रीज़न बताई थी। सेकंड, आप किसी तरह से आप हीट दे रहे हो सकता है, या फिर आपके पास मतलब हीट देने से भी पार्टिकल्स, हीट क्या है, एक एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में इजाफा हो सकता है। ठीक है, तीसरा ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स का आपस में टकराव हो, तो टकराव की सूरत में भी आपको पता है एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो उस सूरत में भी ये जो है एनर्जी जज़ब करके तो एक शेल से दूसरे शेल में जा सकता है। ठीक है, तो अगर उसका क्वेश्चन ये था कि पहले शेल से दूसरे शेल, मतलब एक शेल से दूसरे शेल में जाते हुए एनर्जी क्यों बढ़ जाती है, तो मैंने आपको रीज़न बता दिया कि इसकी एनर्जी क्यों बढ़ती है, क्योंकि ये अपने इर्द गिर्द के माहौल से किसी न किसी तरीके से चाहे लाइट से, चाहे हीट से, चाहे टकराने की सूरत में कहीं ना कहीं से एनर्जी अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है, फिर ये जंप करता है अगले शेल में, तो इस वजह से इसकी एनर्जी जो है बढ़ जाती है, एनर्जी अब्जॉर्ब करने की वजह से। तो आपने लिखना है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल से दूसरे शेल में जाते हैं तो वो तवानाई जज़ब करते हैं। ठीक है, मजीद ये कि दूसरे शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल के इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होते हैं। अब यहाँ हमने एक तो रीज़न ये लिखी कि जब एक शेल से दूसरे शेल में जाना है तो उस इलेक्ट्रॉन ने अपने अंदर तवानाई जज़ब करनी, उस वजह से एनर्जी उनकी बढ़ गई। दूसरा ये है कि दूसरे शेल में जब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, पहले शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में उन पे न्यूक्लियस की जो है फोर्स होती है ना, अट्रैक्शन की फोर्स, वो थोड़ी कम होती है, इसलिए जो आपके पास दूसरे शेल में एनर्जी भी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन्स के पास। तो ये आपने 3-4 लाइनें इसमें लिख देनी है। सेकेंड आपके पास क्वेश्चन है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद गैस के प्रेशर को कम करने की जरूरत क्यों पेश आती है। अब देखें, डिस्चार्ज ट्यूब में जैसे कैथोड रेज़ आपके पास निकलती हैं। डिस्चार्ज ट्यूब में अगर हम आम गैस की बात करें तो गैस के पार्टिकल्स अगर बहुत ज़्यादा होंगे तो वहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अगर प्रेशर वहाँ बहुत ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को गुजरने के लिए रास्ता नहीं मिलता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ता है कि इसमें से गैस को थोड़ा निकालना पड़ता है। जब आप गैस को निकाल लोगे, गैस के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे कम, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा रास्ता मिल जाएगा, वो आराम से उसमें से गुजर सकती है। हम देखिए ना, एक रूम के अंदर 25 से 30 बंदे खड़े हैं, ठीक है, तो उनके लिए आगे पीछे होना, मोशन मूवमेंट होना, छोटा अगर कमरा हो तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर उनमें से 20 बाहर चले जाएँ, 5 अंदर रह जाए, तो उनकी मोशन करना, तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है। सेम यही काम इलेक्ट्रॉन्स का होता है। जब आप डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से गैस थोड़ी बाहर निकाल लेते हो, ठीक है, कोई भी गैस हो सकती है, हीलियम, हाइड्रोजन, जो भी नाइट्रोजन आपने इस्तेमाल करनी है। जब गैस बाहर निकल जाएगी तो गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे कम। उन कम मॉलिक्यूल्स रहने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाएगा रास्ता ज़्यादा, वो अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे। जब स्पीड बढ़ाएंगे तो जो गैस आपने कुछ निकाली, कुछ तो अंदर है ना, उस गैस के कुछ पार्टिकल्स के साथ जब ये इलेक्ट्रॉन्स आकर टकराएंगे तो उसमें से और मजीद इलेक्ट्रॉन्स को आज़ाद करवा लेंगे। जब आज़ाद करवा लेंगे तो आपके पास एक चमक पैदा होती है, ठीक है, चमक आपके पास यानी कि कैथोड रेज निकलती हैं। तो ये रीज़न आपके पास है कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो है गैस के प्रेशर को हमें कम करना पड़ता है, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रॉन्स को गुजरने का रास्ता मिले और कैथोड रेज जो है आपके पास प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो आपने लिखना किस तरह से, आपने कहना डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर इसलिए कम किया जाता है ताकि गैस के मॉलिक्यूल्स की तादाद कम हो सके। जो आपने गैस जितनी भी डाली हुई है उसको थोड़ा कम करना है।
अगर गैस का के मालिक्यूल्स कम हो जाएंगे तो फिर क्या कहता है, इससे इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ने के लिए खाली रास्ता मिल जाता है और वो बगैर रुकावट के तेज रफ्तारी से सफर कर सकते हैं। यही तेज रफ्तारी इलेक्ट्रॉन गैस से टकरा कर, मतलब उसी गैस के पार्टिकल से टकरा के वहां से मजीद इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल लेंगे और कैथोड रेज पैदा कर देंगे। जो रोशनी की सूरत में आपको रेज मिलेंगी वो कैथोड रेज होंगी। तो ये आपने जो है 4 से 5 लाइनें जो है इसके आंसर में कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है इलेक्ट्रॉन के बारे में हमारे पुराने ख्यालात क्या हैं और वक्त के साथ इनमें क्या तब्दीली आई है। तो इसका आंसर जो है हम लोग, इसका आंसर आप पेज 21 और 22 पे करेंगे, ठीक है। अब 21 और 22 पे जब आपने करना है तो यहाँ से वैसे लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन के बारे में हमारे पुराने ख्यालात, मतलब पुराने ख्यालात का मतलब है क्लासिकल थ्योरी क्या थी और वक्त के साथ मतलब कि जब मॉडर्न आपके पास थ्योरी आई तो उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या कॉन्सेप्ट आपका चेंज हुआ। तो पेज नंबर 21 और 22 पे आप इसका आंसर मार्क करेंगे। पेज 21 पे आप यहाँ से लिखेंगे क्लासिकल थ्योरी, आपने खुद से इस मॉडल की को रेज करके यहाँ लिख देना। क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के गिर्द मखसूस मदारों में गर्दिश करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन शेल्स में जो है घूम रहे होते हैं, जिन्हें, यहाँ वर्ड है जिन्हें, ऑर्बिट्स या शेल्स कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इन मदारों में से किसी मदार में घूमता है तो इसकी एक मखसूस एनर्जी होती है। तो ये हमारा पुराना कॉन्सेप्ट था जो आप यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। ये तो हमने बता दिया क्लासिकल या पुराना कॉन्सेप्ट। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसके लिए आप अगले पेज 22 पे आएंगे और आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे। अच्छा, ये आप कंप्लीट भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ तक मार्क किया लेकिन कंप्लीट कर लो तो ज्यादा अच्छा है। कहते हैं जदीद नजरिए के मुताबिक इलेक्ट्रॉन मनफी चार्ज के हामिल बादल की तरह होते हैं, ठीक है। कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं और न्यूक्लियस के गिर्द इसके मौजूद होने की जगह का सही तौर पर अंदाजा नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे पास जो है जदीद वाला इसका कॉन्सेप्ट है, लेकिन कंप्लीट कर लेंगे तो ज्यादा बेस्ट है आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 4 वाला शॉर्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियाई अनस्टेबल क्यों होते हैं। तो इसको जो है हम लोग देखिए ना, अनस्टेबल का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद बराबर ना होना, मेन चीज ये आपके पास होती है, ठीक है, जिस वजह से वो शुआएं खारिज करते हैं और इनको हम लोग फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। लेकिन इसको लिखना कैसे आपने, वो चीज़ आप लोग देख लें। आपने लिखना है रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं क्योंकि इनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद गैर मुतवाजन होती है, इसलिए वो अपने आप को मुस्तहिकम यानी कि स्टेबल करने के लिए शुआएं खारिज करते हैं। तो उसने पूछा था कि अनस्टेबल क्यों हो, तो मैंने यहाँ रीजन बता दिया कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तादाद बराबर नहीं होती इसलिए अनस्टेबल होते हैं। फिर उन्होंने अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए शुआएं खारिज करनी होती हैं। उसके बाद आपके पास 5 वाला है, कहता है डिस्चार्ज के ऊपर होने वाले तजर्बात के दौरान साइंसदान किस तरह इस नतीजे पर पहुंचे कि एक ही जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सारे एलिमेंट्स में मौजूद होते हैं, कि एक जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, उस एलिमेंट के अंदर और एक ही जैसे प्रोटॉन्स होंगे। तो इसका जो है आंसर आप लिखेंगे। अब हमने उसको रीजन देनी थी कि एक ही जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हर एलिमेंट के अंदर क्यों मौजूद होते हैं। तो उसमें आपने पॉइंट्स लिखने हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेज हर गैस, उसमें आप नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो भी आपने गैस डाली है उस पर एक जैसी खसूसियत जाहिर करती हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट जब साइंसदानों ने किए तो उन्होंने देखा कि कैथोड रेज जो है हर गैस के लिए जो है अपना एक सेम ही बिहेवियर या सेम प्रॉपर्टीज शो कर रही है। और उसके बाद जो उसमें से कैथोड रेज निकली थी डिस्चार्ज ट्यूब में जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो कहते हैं ये शुआएं हमेशा मनफी चार्ज वाले ज़रात पर मुश्तमिल होती हैं, ठीक है, क्योंकि कैथोड रेज है उन पे मनफी चार्ज होगा। इन इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मैस का तनासुब हमेशा मुस्तकिल रहता है, कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है, उस चेंज नहीं था हो रहा है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जब गैसेस साइंसदानों ने डिस्चार्ज ट्यूब में रख भी एक्सपेरिमेंट किए तो E/m की वैल्यू भी उनकी सेम आ रही थी। फिर उसके बाद जो कैथोड रेज उन पे सब पे मनफी चार्जेस आ रहे थे। कहते हैं इस तरह इन तजर्बात में पैदा होने वाली मुस्बत शुआएं तमाम गैसों में एक जैसा बर्ताव जाहिर कर रही थी, ठीक है। तो लास्ट पे आपने ये वाली लाइन लिख देनी है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है एलिमेंट में जो है वो एक जैसा बिहेवियर शो कर रही थी। उसको मैंने थोड़ी और तरीके से ये लाइन लिख दी हुई है। तो आपने ये तकरीबन जो है 5 वाले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर 2 पॉइंट्स और लास्ट पे थोड़ी सी बात वैसे काट देनी है, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आते हैं तफसीली सवाल पे। कहता है हाइड्रोजन एटम की साख्त की वजाहत करें। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 24 पे मिलेगा। पेज 24 पे आपका 2.3 वाला टॉपिक है आइसोटोप्स और इनके मैसेज। सबसे पहले आपने ये जो है डेट लाइन शामिल करनी है। एक एलिमेंट के तमाम एटम्स के एटॉमिक नंबर एक जैसा होना ज़रूरी है, लेकिन इनके मैस नंबर में फ़र्क हो सकता है अगर इनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ हो। आपने इतना लिख के उसके बाद यहाँ से बात स्टार्ट करनी है। ये आपने दरमियान वाला जो है ये वाला आपने कट कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ से करना है कि बिल्कुल इसी तरह हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं जिनको अलहदा नाम दिए गए हैं, हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रीटियम। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिख के उसके बाद बिल्कुल से लेके आपने यहाँ तक जो है आपका फर्स्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये वाली चीज़ें आपने छोड़ देनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटमी साख्त का नजरिया इस बात की वजाहत किस तरह करता है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एटम्स की आयनाइजेशन कर सकता है। इसका आंसर आपको पेज नंबर 26 पे मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आपके पास ये था कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप कैसे एटम की आयनाइजेशन कर सकता है। तो इसका आंसर जो है आपके पास ये टॉपिक बना हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप कंप्लीट जो है इसके अंदर तकरीबन 5 से 6 लाइनें ये और साथ ही आपने क्वेश्चन कर लेनी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। फिर थर्ड वाला आपके पास है, कहता है रेडियो एक्टिविटी क्या है। तो पहले इसका आंसर देखिए पेज नंबर 24 पे। तो पेज नंबर 24 पे आपने ये पहली 2.5 लाइनें करनी है, ठीक है, जिसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आप पहले करेंगे। उसके बाद सेकंड में उसने पूछा हुआ था कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के कोई से 3 इस्तेमालात बताएं। तो नेक्स्ट ही पेज पे मतलब 25 पेज पे इसके इस्तेमालात दिए हुए हैं, ये आपने जो है इस्तेमालात इसके कर लेने। अगर पॉइंट्स बनाएंगे तो पॉइंट्स पे आपने पहला यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पहला बनता है और दूसरा फिर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कर लिया, जिसको इसके जो है आपने 2 जो है इस्तेमालात इसके बता दिए हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जैसे मैंने आपको करवाया है ना, हमने किया था क्वेश्चन एमसीक्यूज किया था, हाँ जी, एमसीक्यूज हमने किया था, ये वाला 6 वाला एमसीक्यू सेम ऐसे ही हम लोगों ने करना है। हमारे पास जो है तफसीली सवाल 4, तो इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें उसने हमें आइसोटोप्स बता दिए हैं, उनकी रिलेटिव मिकदार बता दी हुई है, ठीक है। कितने आइसोटोप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आइसोटोप्स हैं और 7 उनके जो है रिलेटिव मिकदारें आपको दे दी हुई हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा काम करना है आपको। मैंने यहाँ भी जो है चीज़ें समझाई थी कि इसका क्या तरीका होता है कि आपने इसका फार्मूला होता है M1P1 M2P2 M3P3, जितने भी हमारे पास 7 है तो 7 ही ऊपर वैल्यूज आ जाएंगे, उसको 100 पे आपने डिवाइड कर देना रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए। अब यहाँ M आपके पास क्या है, कहते हैं M किसी एलिमेंट में मौजूद आइसोटोप्स के रिलेटिव एटॉमिक मैसेज है, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मैसेज को जाहिर करता है। और P से मुराद इसकी कुदरती मिकदार है। अब देखें आपके पास जो है कुदरती रिलेटिव मिकदार, मतलब कुदरती मिकदार उसने दी हुई है और उनके एटॉमिक मैसेज आपके पास ही हैं। तो मतलब 196 को आपने 0.01 से एक साथ ज़रब करना है, फिर जमा का साइन लगा देना है। फिर 198 को 10.02 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर जमा का साइन लगा के इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में प्लस का साइन लगाते जाना है। मैं बताती हूँ कैसे। तो 4 लॉन्ग क्वेश्चन में आप कैसे निकालेंगे, आपने मैथ्स का फार्मूला लिखा, यहाँ सम मैंने लगा दिया है, ठीक है। सम आपने किस किस का करना है, रिलेटिव अबंडेंस और एटॉमिक मास, मतलब आइसोटोप्स का जो मास है ऊपर उसके ऊपर छोटा सा करके लिखा हुआ ना यहाँ मास, उसको जो है आपने ज़रब कर देनी है कुदरती मिकदार, मिकदारें उसने आगे बताई हुई हैं ये जो आपके पास, और दरमियान में प्लस का साइन लगाते जाना है। जैसे एग्जांपल लें हम लोग पहले वाले की लेते हैं, आपके पास 0.0146 है, इसको 196 के साथ आपने करना है। देखो मैंने ज़रब काट दिया, दरमियान में ज़रब का साइन है, फिर मैं प्लस का साइन लगा दिया। फिर इसको ये इसके ऊपर जो लिखा हुआ है 198, इन दोनों को आपस में ज़रब कर देनी है, ये मैंने कर दिया। फिर प्लस का साइन ऐसे करके आपने सातों के सातों का जो है इस तरह से आपने ज़रब करते जाना है और दरमियान में प्लस का साइन लगाते जाना। और डिवाइड तो आपने 100 के साथ ही करना है क्योंकि फार्मूले में 100 है। उसके बाद कैलकुलेटर से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा, सबको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है और डिवाइड कर देना 100 के साथ ही। यहाँ मैंने कैलकुलेशंस की हैं, इनको देख लें, 5 6 7 सारी वैल्यूज की कैलकुलेशन हुई हुई है। लास्ट में आपने इनको ऐड करना है तो आपको ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 199.387 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा काम आपके पास क्या था कि जो इनके मैथ्स थे उनकी मिकदारों उनको आपस में ज़रब करना है, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर इस मैथ्स को मिकदार के साथ किया, प्लस का साइन लगाया, फिर मैथ्स को मिकदार के साथ किया, प्लस का साइन, और एंड पे आपने सातों का जब कर लेना है, ठीक है, तो फिर आपने 100 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं तहकीकी सवालात पे। कहते हैं साइंसदान किस तरह लेबॉर्ट्री में एलिमेंट्स की तश्कील करते हैं, मतलब एलिमेंट्स को कैसे बनाते हैं। तो इसके आंसर में आप बेसिकली बताएंगे कि साइंसदान क्या करते हैं कि साइंसदान जो है न्यूक्लियस पे तेज़ रफ्तार प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या हैवी जो उनके पास आयंस होते हैं उनकी बम्बार्डमेंट करवाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उनके ऊपर फेंकते हैं। उस फेंकने की वजह से ना उनका जो है न्यूक्लियस तब्दील हो जाता है। जब तक न्यूक्लियस तब्दील हो जाएगा तो उस वजह से जो है आपके पास एक नया एलिमेंट जो है वजूद में आ जाता है। तो आपने लिखना है साइंसदान लेबॉर्ट्री में मौजूद अनासर के मरकज़ पर तेज़ रफ्तार ज़र्रात जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या हैवी आयंस की बम्बारी करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जो है आपके पास ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या हैवी आयन में से कोई चीज़ जो है उन पे फेंकते हैं। ये अमल पार्टिकल एक्सेलरेटर्स या न्यूक्लियर रिएक्टर्स में अंजाम किया जाता है। इस बमबारी से मरकज़ तब्दील हो जाता है और एक नया अंसर वजूद में आता है। इसकी एग्जांपल देख लें, नेपटूनियम आपके पास हो या
प्लूटोनियम हो, ये आपके पास ट्रांसयूरेनियम अनासर होते हैं जो लेबॉरेटरी में इस तरीके से हम लोग तैयार करते हैं। तो ये साथ आप एग्जाम्पल काट लेंगे तो आपके पास जो है तहकीकी सवाल का एक कंप्लीट जो है वो आंसर बन जाता है। नेक्स्ट आपके पास है सेकंड वाला शॉर्ट क्वेश्चन, कहते हैं एटम में हमारे शमसी निज़ाम जैसा निज़ाम मौजूद है। जैसे हमारे शमसी मतलब कि सूरज के गिर्द आपके सितारे जो हैं वो एक मखसूस तरीके से जो है मोशन काट रहे हैं, कहते हैं ऐसे ही एटम का कुछ हिसाब है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा बताएं। तो हमने कहा ये बयान जुज़वी तौर पर दुरुस्त है, कुछ हद तक ये दुरुस्त है। जिस तरह सियारे जो होते हैं हमारे सूरज के गिर्द घूमते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस वर्ड है, इसको सही से लिख लीजिएगा। न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं, लेकिन सियारों के बरकस इलेक्ट्रॉन जो है मकर्रा दायरी रस्तों में नहीं बल्कि ऑर्बिट्स में पाए जाते हैं। अब इस चीज़ की मतलब समझिएगा। ठीक है, आपके पास जो सियारे हैं वो सूरज के गिर्द घूमते हैं, लेकिन सियारे जो आपके पास घूमते हैं ना, उनका एक मुकर्रर टाइम है कि इस टाइम इसने यहाँ होना है, इस टाइम सूरज ने निकलना है, इस टाइम ये सारा कुछ होना है। ठीक है, उनका एक मुकर्ररा दायरवी रास्ता होता है, किनका? सियारों का। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक आपके पास सर्कुलर, ठीक है, आपके पास एक ऑर्बिट्स, ठीक है, ऑर्बिट्स में जो है वो होते हैं। तो आपने यही लिखा है कि सियारों के बरकस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मुकर्ररा दायरी रास्तों में नहीं, मतलब कि उनके मुकर्ररा रास्ते नहीं होते बल्कि वो ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं। मिसाल इसमें क्या दे सकते हैं? मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के एटम का इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में पाया जाता है, ना कि मुकर्ररा मदार में। मदार के अंदर नहीं होता, शेल के अंदर नहीं होता हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, बल्कि वो एक ऑर्बिट के अंदर होता है। तो ये थोड़ा सा आप इसमें जो है वो बयान लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।